हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का नीट 2024 एग्जाम काफी शानदार गया होगा। अब नीट 2024 एग्जाम में केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सवाल हैं, मैं आशुतोष झा, केमिस्ट्री फैकल्टी, पेस पटना, अब आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं और हम लोग देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। बच्चों ये सवाल है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का, बड़ा आसान सा सवाल है। आइसोथर्मल प्रोसेस, हम लोग जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, तो वो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करेंगे तो वो कांस्टेंट प्रेशर, और एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसमें नो हीट चेंज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। देखते हैं अगला सवाल। बच्चों अगला सवाल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नाम के चैप्टर से, और ये सवाल है आइसोमेरिज्म पे। फिर ये मैच द फॉलोइंग है। हमने देखा कि इस बार नीट में मैच द फॉलोइंग के बहुत सारे सवाल हैं और स्टेटमेंट बेस्ड भी, तो हमें यहां पर देखना है इसमें कौन सा वाला आइसोमेरिज्म है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, सॉल्वेट, लिंकेज, आयोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन। बच्चों NO2 जैसे ही देखेंगे तो सभी बच्चों को ध्यान आ जाएगा ना, याद आ जाएगा सभी बच्चों को कि सर यहाँ पे ये तो एम्बीडेंटेट लिगैंड है, और एम्बीडेंटेट लिगैंड में हमेशा कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, तो लिंकेज वाला। तो क्या हो जाएगा, ए का आंसर, ए का उसी से मैच करेंगे जहां पे 2 हो। अब इसकी बात करते हैं, यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, SO4 और Br, ये दोनों अपना जगह बदल लेंगे और ये कहलाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो बी का आंसर क्या होगा, 3। सी की बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा, क्रोमियम इधर आ जाएगा और कोबाल्ट उधर चला जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 4। और यहां पे हम लोग बात करें तो एक Cl अंदर चला जाएगा और H2O चलाएगा बाहर, तो इसे बोलते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, या ज्यादा अच्छा है कह सकते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी। तो डी का आंसर हो जाएगा 1। तो हम लोग वही वाला चुनेंगे जहां पर ए का आंसर 2 हो, बी का आंसर 3 हो। ए का आंसर 2 दिखा हमें, बी का आंसर 3 दिखा, सी का आंसर 4 है और डी का आंसर 1 है। तो आंसर हो जाएगा 3rd वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मोल कंसेप्ट का बेहद आसान सा सवाल, लार्जेस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। अगर पहले वाले में बात करें हम लोग मोल्स निकालेंगे तो 4/4 1 मोल आएगा, कितने एटम्स हो जाएंगे, Na। यहां पे तो 4 मोल ही दिया हुआ है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 4Na। यहां पे देखो वॉल्यूम से अगर निकालें मोल्स, V बाई में करते हैं ना 22.7 STP पे अगर करें तो ये कितना आ जाएगा, 2.27 को डिवाइड कर दें 22.7 से, तो ये आएगा हमारा, देख लो बच्चों कितना, 0.1 मोल। 0.1 मोल आया तो 0.1 Na, और इसका मतलब क्या हुआ, बस एक एटम। तो सबसे ज्यादा कहां है, 4 मोल। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, 3rd ऑप्शन। अगला सवाल दिया हुआ है एक रिएक्शन 2A से B + C, Kc इसका दिया हुआ है, और एक किसी समय पे दिया हुआ है तीनों का कंसंट्रेशन जो कि बराबर दिया है। तो पूछा जा रहा है कि ये किधर जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल हो गया। हम लोग रिएक्शन कोशेंट निकालते हैं, रिएक्शन कोशेंट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, B का कंसंट्रेशन C का कंसंट्रेशन बाई में A का स्क्वायर। तो सब बराबर है, B इंटू C 2 × 10 के पावर -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में भी उसका स्क्वायर। सारा वैल्यूज पुट करेंगे तो Q कितना आ जाएगा, 1। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, Kc दिया हुआ है 4 × 10 के पावर -3। तो कौन सा केस है बच्चों, Q इज ग्रेटर देन Kc। अगर रिएक्शन कोशेंट Q इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ा हो तो रिएक्शन किधर जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। किधर जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो देख लेते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन वाला कौन है, पहला ही ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1st ऑप्शन। क्लियर है सभी लोगों को। अगला सवाल है डी ब्लॉक से, डी एंड एफ ब्लॉक जो चैप्टर है उसमें डी ब्लॉक से है। पूछा जा रहा है E0 वैल्यू इसका उन दोनों से ज्यादा है, तो क्यों है, क्यों ज्यादा पॉजिटिव है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं ना, E0 वैल्यू जब भी पॉजिटिव हो
इसका मतलब डेल्टा जी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जी नॉट वैल्यू वो निगेटिव होती है। हम लोग ऐसे समझ लेंगे ई नॉट वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमेशा याद रखना है कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाता है, तभी ज्यादा ई नॉट पॉजिटिव होता जाता है। तो अगर हम लोग बात करें Mn+3 क्या है, Mn की बात करते हैं, Mn का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो क्या है, आर्गन के बाद 3d5 4s2। Mn+2 की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d5, और Mn+3 की बात करेंगे बच्चों तो वो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d4। तो हम लोग देखेंगे कि 3d4 से ये 3d5 के तरफ गया, d4 से d5 के तरफ जा रहा है, इसीलिए यहां पर ई नॉट वैल्यू जो है वो ज्यादा पॉजिटिव है। तो हम लोग चुन लेंगे d4 टू d5 कॉन्फ़िगरेशन, जबकि औरों में ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग बात कर ले आयरन की ही, तो आयरन का क्या लिखते हैं, आयरन का लिखते हैं ना आर्गन के बाद 3d6 4s2। अगर Fe+2 की बात करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, 3d6 आएगा ना, और Fe+3 की बात करेंगे बच्चों तो वहां पे क्या बन जाएगा, 3d5। तो यहां पर उल्टा हो रहा है ना, ये d5 से जा रहा है किधर, d6 की ओर, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका ई नॉट वैल्यू लेस पॉजिटिव होता है, और यहां पे क्या है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है, इसीलिए मोर पॉजिटिव है। तो इसका आंसर हो जाएगा d4 से d5 कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं बच्चों अगला सवाल। अगला सवाल है केमिकल बॉन्डिंग का। हर बार हम लोग देखते हैं नीट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन और शेप से रिलेटेड, तो मैच द फॉलोइंग करना है। हम लोग जानते हैं जो NH3 है, NH3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसका शेप कैसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 है लेकिन शेप होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, 1। ए का 1 बस एक ही में दिख रहा है, यहीं से बच्चा चाहेगा तो थर्ड वाला टिक कर देगा, लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं। BRF5 की बात करेंगे तो BRF5 की भी बात करते हैं, तो यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp3 है, और BRF5 की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, ठीक है। और कैसा बनता है, कुछ इस तरह का बन जाएगा, हर जगह F F F लगा देंगे और एक जगह आ जाएगा लोन पेयर। तो क्या देख रहे हैं, टोटल 5 बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर है। यहां पे अगर कोई मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछता तो बोल देते ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप या स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो शेप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें दिखेगा स्क्वायर पिरामिडल। बी का आंसर क्या हो जाएगा, 4। हमने तो ऐसे ही कर लिया आंसर, पहले वाले सही हो गया, जो भी तेज बच्चे होंगे वो एग्जाम में ऐसे ही उन्होंने टिक कर लिया होगा। XCF4 की बात करते हैं तो XCF4 में भी फिर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और क्या होता है, जेनन पे 4 फ्लोरीन लगे होते हैं और बाकी 2 लोन पेयर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। सी का आंसर, सी का 2, और SF6 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, डी का 3। तो आंसर हो गया ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। क्लियर है सभी लोगों को। XCF4 का तो हमने देख लिया था, इसका भी बना ही दे रहा हूं मैं। SF6 की बात करेंगे तो यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और कैसा होगा, हर तरफ फ्लोरीन लगा होगा। अगला सवाल हमारा, अगला सवाल फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। दिख रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। यह सवाल पूछा गया है, स्टेटमेंट टाइप है, बोथ CONH3(6+3) और COF6-3 कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि 6 लिगैंड है, दोनों मोनोडेंटेट है। एक में ये है कि इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल होता है और दूसरा है क्या, आउटर ऑर्बिटल। तो ऑक्टाहेड्रल लिखा है, सही है, बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, ये भी सही बात है क्योंकि एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, दूसरा क्या है, लो स्पिन है। एक इनर ऑर्बिटल है, एक में सारे के सारे डी वाले इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहेंगे और दूसरे में यहाँ पे वीक फील्ड है, यहाँ पे पेयर्ड नहीं होगा। एक डायमैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक। दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब इसको देख भी लेते हैं। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर कोबाल्ट कैसा है, कोबाल्ट है यहाँ पर +3 वाला, कोबाल्ट +3 है। हम लोग जानते हैं कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d7 4s2। अगर कोबाल्ट +3 की बात करेंगे तो वो 3d6 हो जाएगा ना। ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया।
चूंकि ये NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा, वो तुरंत बच्चों जितने भी D वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको पेयर्ड करा देगा। क्या करा देगा बच्चों, पेयर्ड करा देगा, ताकि ये 2 D ऑर्बिटल खाली हो जाएं और कैसा हाइब्रिडाइजेशन बन जाए, D2sp3, जो कि इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं D2sp3 को। तो यहां पे हमें क्या दिखा, एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सॉरी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक। सही चीज लिखा हुआ है, ये क्या है, डायमैग्नेटिक। और वहीं जब दूसरी तरफ बात करेंगे अगर इसका COF6-3 का, तो यहां पे भी कोबाल्ट क्या है, +3, लेकिन चूंकि F- कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहां पर पेयरिंग नहीं हो पाएगा। पेयरिंग अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर आउटर D का इस्तेमाल होगा, 4s 4p और 4d, इन सब से क्या बनेगा, sp3d2, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। अब एक चीज देखो, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना 4-4, इसीलिए ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा है जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, पी ब्लॉक में तो सभी ग्रुप में नीचे जब आते हैं बच्चों तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, और जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो माइनस वाला ऑक्सीडेशन स्टेट शो जनरली नहीं करता है। अगर हम लोग बात करें पोलोनियम की तो ये केवल प्लस वाला ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ये तो डायरेक्ट सीधे याद करने वाले पॉइंट्स है, पी ब्लॉक से है ये क्वेश्चन, पी ब्लॉक क्लास 12 का जो चैप्टर है ऑक्सीजन फैमिली। अगला सवाल, केमिकल काइनेटिक्स का आर्हेनियस इक्वेशन। हम लोग जानते हैं ना आर्हेनियस इक्वेशन का कैसा रहता है, यही इस तरह से लिखते हैं, ln k = ln a माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। y = mx + c से अगर कंपेयर करें हम लोग, y के जगह कौन है, ln k है, x के जगह कौन है, 1/t है, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो क्या मल्टीप्लाई है, -EA/r, यही हो जाएगा स्लोप। और जो c है उसके जगह कौन है, ln a, तो इंटरसेप्ट कौन हो जाएगा, ln a। तो हम लोग देखेंगे निगेटिव स्लोप वाला कौन सा है, तो बस एक यही दिख रहा है सेकंड वाला, तो इसीलिए हम लोग बता देंगे कि कौन सा ग्राफ होगा, ग्राफ हो जाएगा हमारा 2 वाला। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कह सकते हैं ये पीरियोडिक टेबल का है, बहुत आसान सा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हर एक बच्चे को ये याद होगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव F होता है, उससे कम O, उससे कम N, और तभी ही कोई आएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे FON के अलावा कार्बन और सिलिकॉन है, तो जानते हैं किसी भी फैमिली में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा क्या होता है, घटता है। तो कार्बन सिलिकॉन में कौन ज्यादा होगा, कार्बन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, थर्ड वाला ऑप्शन, सिलिकॉन से ज्यादा कार्बन, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, उससे ज्यादा ऑक्सीजन और तब फ्लोरीन। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन से पूछा जा रहा है, कौन सा इनमें से रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो हम लोग जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन वही होगा जहां रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होने चाहिए। ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटना चाहिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा नहीं होगा जहां ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो। अगर यहां बात करें तो हाइड्रोजन 0 है, क्लोरीन यहां भी 0 है, यहां हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, चेंज हो गया तो रेडॉक्स है। यहां जिंक 0, यहां कॉपर +2, यहां पे जिंक +2 हो गया, कॉपर 0, तो ये भी रेडॉक्स है। यहां पे बात करें Ba +2, क्लोरीन -1, यहां पे Ba +2 है, क्लोरीन यहां भी -1 है, सोडियम यहां पे क्या है +1 है, और ये पूरा SO4 वाला ग्रुप क्या है -2, यहां भी ये पूरा SO4 -2 है। तो देख रहे हैं किसी का ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड ऑप्शन में नहीं चेंज हो रहा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन सेकंड वाला नहीं होगा। यहां भी बात करेंगे तो दिखेगा सबका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, क्लोरीन यहां +5 से कहां चला गया 0 पे, और आयोडीन 0 से कहां चला गया +5 पे, ठीक है। तो किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, इसीलिए ये सब रेडॉक्स रिएक्शन में आ जाएंगे, लेकिन 2 वाला चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए 2 रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। फिर अगला सवाल पीरियोडिक टेबल से, इनऑर्गेनिक का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। पूछा जा रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
तो बच्चों हम लोगों ने ट्रेंड सीखा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में लेफ्ट टू राइट हमेशा इंक्रीज करता है, लेकिन एक्सेप्शन होता है फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहां पर तो लिथियम से जाएंगे तो क्या आएगा, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब इन दोनों में अगर बात करें हम लोग बेरिलियम और बोरोन में, तो बोरोन पहले और बेरिलियम बाद में। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है 2s2 2p1 और बेरिलियम जो होता है वो होता है 2s2, और हम लोग जानते हैं ns2 हमेशा np1 से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी शो करता है। तो इसीलिए लिथियम से ज्यादा बोरोन, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है लिथियम से ज्यादा बोरोन वाला? बस एक ही है, डायरेक्ट बच्चा टिक करेगा फोर्थ पे और अगले सवाल की ओर बढ़ेगा। बच्चों नीट का क्वेश्चन पेपर देख के सभी लोगों को लग गया होगा ना कि अगर कोई बच्चा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम पॉलिश करके जाए तो ये सब सवाल वो चुटकियों में बना सकता है, बहुत जल्दी बना सकता है। फिर अगला सवाल है हमारा पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें ग्रुप 16 में हाइड्राइड्स में सबसे ज्यादा H2O, तब ये ट्रेंड फॉलो होता है। बिल्कुल सही है। क्यों होता है? क्योंकि H2O में कौन सा बॉन्डिंग होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बाकी सब में हम लोग बोलते हैं वान डर वाल फोर्सेज है, और वान डर वाल फोर्सेज क्या होता है? डाउन द ग्रुप जाने पे वो हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि वान डर वाल फोर्सेज मॉलिक्यूलर वेट के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर बात करें H2S से ज्यादा H2SE, उससे ज्यादा H2T, लेकिन H2O का थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर है, वो सबसे आगे आ जाएगा क्योंकि उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी वही चीज बता रहा है कि H2O का एक्सपेक्टेड से ज्यादा है ड्यू टू एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। थर्ड वाला ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे है बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे कह सकते हैं कि फैराडे पूछा जा रहा है कि किसमें कितना फैराडे चाहिए। तो बच्चों हम लोग जानते हैं ना, अगर H2O से O2 की बात करें, यहां -2 और यहां पर कितना हो गया? 0। तो -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे गए तो कितने का चेंज हुआ? 2 का। इसीलिए कितना फैराडे होगा? 2 फैराडे। MnO4 माइनस में Mn +7 है, यहाँ Mn +2 है, तो +7 से +2 गया, 5 का चेंज ना, तो 5 फैराडे। ठीक है, सब 1 1 मोल है। कैल्शियम Ca से Ca+2 गया, थर्ड वाला, 1 मोल रहता तो 2 फैराडे लगता, लेकिन यहाँ कितना मोल बोला गया है? 1.5 मोल। ठीक है, 1.5 मोल। हम लोग जानते हैं ना Ca से Ca+2 जाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, इसीलिए 2 फैराडे। लेकिन यहाँ पर 1.5 मोल Ca है, तो हम लोग जानते हैं 1 मोल Ca रहता तो 2 फैराडे, लेकिन यहाँ पे 1.5 मोल Ca है, दैट्स वाई 2 × 1.5 मीन्स 3 फैराडे। तो यहाँ पे क्या लगेगा? 3 फैराडे। तो बोलेंगे A का क्या हो जाएगा? A का 2 फैराडे है तो A का 2, B का 5 फैराडे है तो B का 4, C की बात करें तो C में 1, और Fe यहाँ पर +2 है, यहाँ पे +3 है, +2 से +3 गए, 1 का चेंज है, तो यहाँ पे 1 फैराडे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? A का 2 फैराडे, तो A का 2। उसके बाद B की बात करें तो B का 4, A का 2 और B का 4, ऐसा कौन सा दिख रहा है? बस यही वाला दिख रहा है, A का 2, B का 4, C की बात करें तो C का 1 और D का 3। तो बच्चों ये चीज याद रखना है कि मैच द फॉलोइंग में 1 2 को भी मिला लेते हैं तब भी आंसर हो जाया करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये क्लियर है सभी लोगों को कि हम लोग क्या किए? यहाँ पे हमने देखा कि A का 2 है और B का 4 है, वैसा बस वही ऑप्शन है, बस केवल एक ही ऑप्शन है, क्योंकि A के 2 से मिलाने जाते तो फिर हमें B पे भी आना पड़ता। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है सभी बच्चों को। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कौन सा ऐसा, ये भी देखो केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल है। इक्विलिब्रियम काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, और उसी से ये दूसरा सवाल हम लोग देख रहे हैं, केपी केसी कहां बराबर नहीं है। तो हम लोग जानते हैं ना केपी बराबर क्या होता है? केसी आरटी के पावर डेल्टा एन। अगर डेल्टा एन 0 हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? केपी बराबर केसी के है, और डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0 है तो उस समय क्या बोलते हैं? केपी नॉट इक्वल टू केसी। तो इन शॉर्ट हमें देखना है कहां डेल्टा एन 0 नहीं है। यहां पे 2 मोल गैस इधर भी है, 2 मोल गैस इधर भी है, तो डेल्टा एन यहां पे क्या हो गया? 0। 2 मोल गैस इधर भी है, 2 मोल गैस इधर भी है, तो डेल्टा एन यहां पे क्या हो गया? 0। 2 मोल गैस इधर भी है, 2 मोल गैस इधर भी है, तो डेल्टा एन यहां पे क्या हो गया? 0। 2 मोल गैस इधर भी है, 2 मोल गैस इधर भी है, तो डेल्टा एन यहां पे क्या हो गया? 0। 2 मोल गैस इधर भी है, 2 मोल गैस इधर भी है, तो डेल्टा एन यहां पे क्या हो गया? 0। 2 मोल गैस इधर भी है, 2 मोल गैस इधर भी है, तो डेल्टा एन यहां पे क्या हो गया? 0। 2 मोल गैस इधर भी है, 2 मोल गैस इधर भी है, तो डेल्टा एन यहां पे क्या हो गया? 0। 2 मोल गैस इधर भी है, 2 मोल गैस इधर भी है, तो डेल्टा एन यहां पे क्या हो गया? 0। 2 मोल गैस इधर भी है, 2 मोल गैस इध
यहां पे बात करें 2 मोल गैस इधर भी 2 मोल गैस इधर भी, तो डेल्टा एन 0। यहां पे बात करें लेफ्ट साइड 1 मोल और राइट साइड 2 मोल, तो डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0, तो केपी केसी यहां पे बराबर नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा हो गया। फोर्थ ऑप्शन में भी देखेंगे तो डेल्टा एन 0 है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सॉल्यूशन चैप्टर से है ये सवाल, हेनरीज लॉ से। हेनरी लॉ में हम लोग जानते हैं ना कि लिखते हैं P गैस बराबर KH इंटू एक्स गैस, और जानते हैं ना कि P गैस अगर ये कांस्टेंट हो तो KH और X दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स। तो हम लोग कहते हैं कि जिसका KH ज्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, KH जिसका जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उसकी उतनी ही कम, या उल्टा बोल सकते हैं KH जिसका छोटा होगा उसी का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। तो पूछा जा रहा है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे छोटा K किसका है, KH सबसे छोटा B का है, तो B का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। तब उसके बाद बात करें फिर सेकंड पे कौन आता है, सेकंड पे 35 मींस C वाला गैस, C गैस, और सबसे बड़ा KH किसका है, A का है, जो कि 145 है, इसीलिए A की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, B, तब C, तब A। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हीलियम He+ का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी -x जूल, पूछा जा रहा है B+3 का। तो हम लोग जानते हैं ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -z²/n²। तो अगर बात करें हमें बेरिलियम के लिए निकालना है, तो बेरिलियम का Z² ऊपर में लिखेंगे, तो Z², बेरिलियम के लिए Z क्या होता है 4, तो उसका स्क्वायर करेंगे 4²। उसके बाद बेरिलियम के लिए सेकेंड ऑर्बिट का पूछा है, तो 2 का स्क्वायर। अगर He+ की बात करते हैं तो अब He+ का Z² कहां लिखेंगे, He+ के सामने, तो He+ के लिए Z क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, और उसका n कहां चला जाएगा, ऊपर, तो इसका n कितना था, He का 1 था, 1 का स्क्वायर। तो देखेंगे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या देखेंगे, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है, इसलिए इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, -x, जो कि थर्ड ऑप्शन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, μ√n × n+2। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट तभी बराबर होगा ना जब n बराबर हो जाए, और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बारी बारी से सब में देख लेते हैं। टाइटेनियम की बात करते हैं, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, आर्गन के बाद होता है इसमें 3d2, स्कैंडियम से शुरू होता है ना, स्कैंडियम तब टाइटेनियम, 3d2 4s2। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, टाइटेनियम +3। टाइटेनियम +3 की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ा देंगे, तो ये क्या बचेगा 3d1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, n = 1 हो गया। अब हम लोग देखते हैं B, Cr+2। Cr+2 की बात करते हैं तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आता है, आर्गन, तब उसके बाद 3d5 4s1। Cr+2 अगर बोलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटाएंगे, एक यहां से हटाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये, तब ये हो जाएगा आर्गन 3d4। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 4। C, मैंगनीज की बात करते हैं, मैंगनीज क्या होता है 3d5 4s2। अगर हम लोग Mn+2 लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3d5, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। Mn के बाद कौन है, Mn के बाद है बच्चों Fe+2। Fe+2 की बात करते हैं तो क्या होता है 3d6 4s2, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3d6 होगा, 3d6 है तो हम लोग जानते हैं ना कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें क्या दिख रहा है, अगर Sc+3 की बात करें तो स्कैंडियम होता है ना, आर्गन के बाद स्कैंडियम की अगर बात करते हैं हम लोग तो स्कैंडियम क्या होता है, आर्गन, आर्गन के बाद 3d1 4s2। और अगर हम लोग स्कैंडियम +3 ले ले तो स्कैंडियम +3 क्या हो जाएगा, आर्गन, 3d1 तो गायब हो जाएगा, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो सेम कहां दिख रहा है हमें, एक Cr+2 में और दूसरा Fe+2 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, B और D का सेम। तो B और D का सेम, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एक ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन होगा इसका आंसर, B एंड D। क्लियर है सभी लोगों को? अगला क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये सवाल है, आसान सा, मैच करना है कि कौन सा क्वांटम नंबर क्या बताता है। तो हम लोग जानते हैं ना 4 क्वांटम नंबर N, L, M और S। अगर N की बात करते हैं तो N क्या बताता है हमें, N हमेशा बताता है बच्चों
साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, अगर बात करें एल की तो एल बताता है हमें 3D शेप। अगर ml की बात करते हैं तो ml बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल और ms बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैच कर लेंगे, a का 3, b का 4, a का 3, b का 4, c का 1, a का 3, b का 4, c का 1 और d का 2। याद रखेंगे, दिख गया सभी लोगों को। a का हमने 3 कर दिया है ml, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताया ms, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। l हो गया हमारा शेप ऑफ, L बता दिया शेप ऑफ ऑर्बिटल और N ने बता दिया साइज ऑफ ऑर्बिटल, और हमने उसी हिसाब से मैच कर दिया। A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, कह सकते हैं मतलब वो जो पहला चैप्टर आता है केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स या स्टोइकियोमेट्री पे है। बच्चों हम लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और HCl जब भी रिएक्ट करता है तो 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करता है ना। अब क्या पूछा गया है कि ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है 1 ग्राम और HCl दिया हुआ है 25 ml 0.75 मोलर। तो पूछा जा रहा है कि कितना NaOH बच गया, इसका मतलब ये एक्सेस रिएजेंट है ना। तो हम लोग जानते हैं ना कि NaOH का उतना ही मोल्स रिएक्ट करेगा जितना HCl का है। ठीक है, अब अगर निकालें हम लोग, अब यहां पे बच्चों क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दी हुई है और क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो कह सकते हैं ना मोल्स नहीं मिली मोल्स लिख देना है। मिली मोल्स NaOH का जो कि रिएक्ट किया वो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम किसमें है, ml में। मोलैरिटी कितनी दी हुई है 0.75 इंटू 25। ठीक है, अब मास कितना रिएक्ट किया होगा NaOH का, तो हम लोग जानते हैं ना इस मोल्स में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल्स में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कोई भी बच्चा अगर इसको सॉल्व करे तो बहुत आसानी से कर लेगा ना। हम लोग जानते हैं ना 40 इंटू 25 करेंगे तो वो कितना होगा 1000, ये आ जाएगा 750 मिलीग्राम। और शुरुआत में कितना दिया हुआ था 1 ग्राम, 1 ग्राम मीन्स 1000 मिलीग्राम। पहले 1000 मिलीग्राम था, उसमें से खर्च कितना हुआ 750 मिलीग्राम, तो बचेगा कितना 250 मिलीग्राम। तो क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे कि कितना रिएक्ट किया 750 मिलीग्राम रिएक्ट करेंगे और बचा कितना 250 मिलीग्राम। बड़े आसानी से हमने बना लिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से ये थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, किसमें इंट्रोपी बढ़ेगा। लिक्विड अगर इवापोरेट कर गया गैस में, तो लिक्विड से गैस में जाते हैं तो जानते हैं ना इंट्रोपी बढ़ेगा, तो ए में इंट्रोपी बढ़ने वाला है। किसी भी सॉलिड को अगर हम लोग कूल कर दे तो इंट्रोपी हमेशा उसका घटता है, तो बी में नहीं होगा। सी वाले ऑप्शन की बात करें तो इधर रिएक्टेंट्स में कौन है, केवल सॉलिड है, और राइट साइड में गैसेस आ गए हैं। तो जैसे ही गैसेस का मोल्स बढ़ता है तो हम लोग जानते हैं इंट्रोपी बढ़ जाता है, तो सी में भी इंट्रोपी बढ़ेगा। यहां पे बात करें डी में, तो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में 1 मोल गैस है और राइट साइड में 2 मोल गैस है। ज्यादा मोल्स गैसेस इंट्रोपी ज्यादा, तो डी में भी इंट्रोपी बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा ए, सी एंड डी। ए, सी एंड डी पहला ही ऑप्शन है, हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में बार बार आर्हेनियस इक्वेशन से ही सवाल दिख रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी पूछा जा रहा है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब क्या क्या पता हो। तो हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, ln k2 by k1 इज इक्वल टू EA बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट हमें पता हो तो EA आसानी से इस इक्वेशन से, आर्हेनियस इक्वेशन से निकाला जा सकता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी EA निकालने के लिए दो टेम्परेचर पे चाहिए, तो रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, ऑप्शन 2। देखते हैं बच्चों अगला सवाल। अगला सवाल फिर थर्मोडायनेमिक्स से है। एक पूछा जा रहा है कितना वर्क होगा जब रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। 1 मोल हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर भी दे दिया और प्रेशर भी दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों, ऐसा हम लोग जानते हैं कि वर्क डन जब भी लिखते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, माइनस 2.303 nRT log V2 by V1, या फिर क्या बोलते हैं nRT log P1 by P2।
तो यहाँ पे पुट कर देते हैं -2.303 कितना मोल है, 1 मोल है। आर की वैल्यू दे दी गई है कैलोरी में। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तो 298 और लॉग P1 बाई P2 20/10। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3। तो हम लोग पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरे को बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा लगभग -413 कैलोरीज के अराउंड। तो बोलेंगे आंसर हमारा हो जाएगा 4th ऑप्शन। क्लियर है सभी बच्चों को? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो है फिर से इक्विलिब्रियम चैप्टर का, और इक्विलिब्रियम में भी केमिकल इक्विलिब्रियम का। ये सवाल है बच्चों ऑप्शनल सेक्शन का, नंबर से ही दिख रहा होगा 88। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि लेंदी सवाल है इसलिए इसे स्किप कर दिया होगा, लेकिन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है सारा कंसंट्रेशन सब दे दिया गया है इक्विलिब्रियम पे। तो सबसे पहले तो केसी निकाल लेते हैं। केसी इस इक्वेशन का निकालेंगे तो वो क्या होगा, N2 का कंसंट्रेशन O2 का कंसंट्रेशन बाई में NO का स्क्वायर। तो N2 का कंसंट्रेशन कितना है 3 × 10 के पावर -3 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उससे तो फिर कैंसिल ही करना पड़ेगा। O2 की बात करें तो 4.2 × 10 के पावर -3 और नीचे में 2 बार 2.8। ये सारा 10 के पावर -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जानते हैं ना 14 का टेबल सबको पता है ना, 14 2 होता है ना 28 और 14 3 42। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये कितना आ जाएगा 3 3 9 9/5.6 जो कि लगभग 1.6 के राउंड आता है। तो केसी हमारा कितना है 1.6। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर NO हम लोग ले लें 0.1 मोल से शुरुआत करें, 0.1 मोल से अगर शुरुआत करें तो बताइए क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। ये शुरुआत में 0.1 मोल पर लीटर दे दिया गया है, ये शुरुआत में 0 तो हम लोग कैसे बनाते हैं, मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है अल्फा, तो लिखेंगे ना इतना। अब कहेंगे इसके आगे 2 लगा हुआ है तो इसलिए हमने क्या किया अल्फा, यहाँ पे 1 है तो इसलिए अल्फा बाई 2, 0.1 अल्फा बाई 2 और ये भी क्या हो जाएगा 0.1 अल्फा बाई 2। अब इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो अब इसको बनाना बहुत आसान है। बनाने के लिए देखते हैं, जगह की कमी है बच्चों इसलिए मैंने इसे ऊपर स्लाइड कर दिया है। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, केसी जब लिखेंगे तो क्या होगा 0.1 अल्फा बाई 2, 0.1 अल्फा बाई 2 और नीचे में 0.1 × 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर अच्छे से हम लोग सॉल्व करें, हम लोग जानते हैं केसी यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1.6। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे ना, ये क्या हो जाएगा 1.6। ऊपर में देखेंगे बच्चों नीचे में 0.1 का स्क्वायर है, ऊपर में भी 2 बार 0.1 है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, दोनों टून कहाँ आ जाएगा नीचे, और नीचे में 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। पूरा स्क्वायर उधर भेज दें तो वो अंडर रूट बन जाएगा, 1.6 का अंडर रूट करेंगे तो 1.26 के अराउंड आएगा, और ये क्या हो जाएगा अल्फा बाई में 2 1 माइनस अल्फा। यहां से सॉल्व करेंगे तो अल्फा 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें 2.52, और यहां से बड़े आसानी से बच्चे लोग अल्फा सॉल्व कर लेंगे जो कि लगभग 0.717 के अराउंड आएगा, और ये है ऑप्शन 2। तो हमने किया क्या, यहां से हमने केसी की वैल्यू निकाल ली और यहां पे केसी को पुट कर दिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बहुत सारे बच्चों ने इसे छोड़ दिया होगा, स्किप कर दिया होगा क्योंकि ये ऑप्शनल सेक्शन में था। पेयर ऑफ लैंथेनॉइड आयंस विच आर डायमैग्नेटिक, ये एफ ब्लॉक से सवाल है, इसको बनाना बड़ा आसान है। जितने भी हैं एलिमेंट्स, यहाँ पे कौन कौन एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सीरियम दिख रहा है बच्चों, और क्या दिख रहा है, सीरियम के बाद हमें दिख रहा है, मतलब अगर ऑर्डर वाइज ही चले तो हमें दिख रहा है प्रोमीथियम, समेडियम हो गया, यूरोपियम हो गया, गैडोलिनियम हो गया और ये टर्बियम। ये सब का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तभी तो आयंस बना पाएंगे ना। तो कैसे हम लोग जानते हैं, सीरियम क्या होता है 58 ना, तो क्या लिखते हैं हम लोग, जेनन के बाद 4f1 5d1 6s2, ठीक है। प्रोमीथियम क्या होता है 61, जेनन 4f5 और 6s2, 62 होता है ये, जेनन 4f6 6s2। यूरोपियम की बात करें तो 63, जेनन 4f7
6s2, गैडोलिनियम 64 होता है, जेनन 4f7, 5d1 और 6s2। बच्चों याद रखना है सीरियम, गैडोलिनियम और उसके बाद लुटेटियम ही ऐसा है जिसमें 5d1 आता है, बाकी किसी में नहीं है। ये टर्बियम हमारा 70 नंबर, जेनन 4f14, 6s2। अब यहां से बारी बारी से हम लोग बना बना करके चेक कर लेंगे। पूछा गया है कौन सा डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक वही होगा ना जहां पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ठीक है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। क्लियर है। और पेयर्ड वाले कौन होते हैं यहाँ पे, F0 या F14 वाला ही होता है। तो देखते हैं गैडोलिनियम +3, गैडोलिनियम +3 करेंगे तो ये तीनों हट जाएगा, क्या आ जाएगा 4f7। तो ये हमारा नहीं है, ये तो पैरामैग्नेटिक है, तो इसलिए इसे देखने की जरूरत है ही नहीं। अगर यहां बात करें Pm+3 करेंगे तो फिर यहां से हटेगा, क्या आ जाएगा Pm+3, 4f4 आ जाएगा ना बच्चों, तो ये भी नहीं होगा, कैंसिल। सीरियम+4 की बात करते हैं तो ये सारा हट जाएगा, 2 1, तो क्या आ जाएगा, ये जेनन बन जाएगा ना, 4f0 हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या हो गया, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, ये 4f0 हो गया ना। ये टर्बियम +2 की बात करते हैं, ये टर्बियम +2, तो 6s का दोनों हट जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 4f14, और 4f0 4f14 सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक। तो हम लोग इतने से ही आंसर कर लेंगे। यहां पे भी बात करें सीरियम+3 करेंगे तो 4f1 हो जाएगा, तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, इसीलिए हम लोग थर्ड वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला सवाल, क्वालिटेटिव एनालिसिस का है बच्चों। पूछा जा रहा है कौन से किस ग्रुप में है। ग्रुप 0 से लेकर 6 तक की बात करते हैं। ग्रुप 0 में कौन होता है, NH4+। ग्रुप 1 में बात करते हैं तो ग्रुप 1 में हमारा रहता है Ag+, Hg2+2 और क्या रहता है Pb+2। तो वो सब तो कुछ दिख नहीं रहा है। ग्रुप 2 से मुझे दिख रहा है, ग्रुप 2 में Cu+2 होता है, तो ये ग्रुप 2 का हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 3 का कोई दिख रहा है, तो हाँ सर ग्रुप 3 का दिख रहा है, कौन है, ये एल्युमिनियम है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 4 का कोई दिख रहा है, तो हाँ सर ये ग्रुप 4 है, कोबाल्ट+2। उसके बाद ग्रुप 5 का Ba+2 और ये ग्रुप 6 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले B, उसके बाद A, उसके बाद D, तब C, तब E। तो B A D C E थर्ड वाला ऑप्शन है, हम लोग बड़े आसानी से टिक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट वाला जो चैप्टर है, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका सवाल है। एक कंपाउंड X है जिसमें 32% A है, 20% B है, ये B है लिखा हुआ, और बाकी क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर 100 ग्राम ले लें हम लोग, तो इसमें A कितना 32 ग्राम, B कितना हो जाएगा 20 ग्राम, और बाकी 100 में से घटा देंगे 48 ग्राम, जो कि C हो गया। अगर मोल्स निकालें बारी बारी से सबका, मोल्स निकालते हैं, इसका निकालेंगे तो 32 बाई में इसका एटॉमिक वेट क्या है 64.5 आएगा। B का अगर मोल्स निकालें तो 20 डिवाइडेड बाई में 40.5 आ जाएगा ये भी। और C का निकालें तो C का एटॉमिक वेट 32 है ना, 48 डिवाइडेड बाई 32 1.5 आ जाएगा। सबको 0.5 से डिवाइड कर दो तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाएगा ना, 1 1 और ये 3। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ABC3, और हम लोग बना लेंगे इसे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 57 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया 300 केल्विन और ये हो गया 330 केल्विन। क्वाड्रपल मतलब 4 गुना हो गया। तो पूछा जा रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बच्चों ये तीसरा सवाल है केमिकल काइनेटिक्स से, और सब आर्हेनियस इक्वेशन से ही है। हम लोग जानते हैं ना, क्या लिखते हैं, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्वाड्रपल बोला गया है, इसका मतलब log 4। EA फाइंड करना है 2.303, R की वैल्यू 8.314, 1/T1 1/300 माइनस 1/, सॉल्व करेंगे तो ये कितना दिया हुआ है 6021, ये 2.303 इंटू 8.314। अगर इसे सॉल्व कर ले 330 यहाँ 300 यहाँ घटाएंगे तो 30 आ जाएगा ना, ऊपर में 30 और नीचे में मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, ये 10 टाइम्स कैंसिल, नीचे में क्या हो गया 3300। पूरे को सॉल्व अगर कर लेंगे बच्चों हम लोग
तो ये क्या आएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 3300। ये पूरे को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 38.04 किलो जूल पर मोल। हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाया गया, स्ट्रेट लाइन आया। हम लोग जानते हैं ना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। इन दोनों का ग्राफ बनाया गया है, पाई और C। तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप हो जाएगा RT और स्लोप की वैल्यू ही दे रखी है ना 25.73। तो पूछा क्या जा रहा है, किस टेम्परेचर पे स्लोप इसके बराबर होगा। तो टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, 25.73 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू 0.083, ये लगभग आ जाएगा 310 केल्विन। और 310 केल्विन को अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में निकालें तो वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। देखते हैं अगला सवाल। पूछा जा रहा है मोहर सॉल्ट का जब हम लोग करते हैं प्रिपरेशन, मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट का, सल्फेट दिख रहा है, तो पूछा जा रहा है कि कौन से एसिड को डाला जाता है। तो जाहिर सी बात है कंफ्यूजन कहां पे होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, क्योंकि फेरस अमोनियम सल्फेट है। तो बच्चों अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो Fe+2 ऑक्सीडाइज होकर चला जाता है किस में, Fe+3 में। इसीलिए हम लोग क्या डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब तो याद करने वाले बेसिक से क्वेश्चंस हैं। देखते हैं अगला सवाल फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस है, फैराडेज लॉज पे बेस्ड है। पूछा जा रहा है मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपोजिटेड बाय पासिंग इतना एम्पियर करंट कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकेंड्स। बच्चों टाइम दे दिया है, कॉपर पता है CuSO4 से, तो इक्विवेलेंट वेट पता है, I पता है, पूछा जा रहा है W। तो फॉर्मूला जानते हैं ना, W इज इक्वल टू EIT बाई में 96500 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 फैराडे की वैल्यू 96487 दिया हुआ है, तो इसी को लेंगे। W निकालना है, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। कॉपर सल्फेट की बात करते हैं बच्चों तो क्या होता है CuSO4, यहाँ पे कॉपर क्या है +2, Cu+2 से Cu जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 63/2, 2 नीचे आ जाएगा। I कितना दिया हुआ है 96487 और ये 100 नीचे में 96487। बच्चों ये दोनों को हटा दे तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। फिर इसको हम लोग करेंगे तो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा नीचे, 63/200 तो कितना आ जाएगा, अगर 63 को 2 से डिवाइड कर दें तो 31.5 ग्राम होता है ना, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.315 ग्राम। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। बच्चों बेसिक फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पे बेस सवाल थे। अगला सवाल, करेक्ट आंसर बताइए। डाइपोल मोमेंट NF3 और NH3 की बात करते हैं, NF3 का ग्रेटर होता है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। क्यों गलत है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है, लेकिन बॉन्ड पेयर का किधर है, नीचे है, तो यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें NH3 की, तो NH3 में लोन पेयर का भी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर है और बॉन्ड पेयर का भी ऊपर है, तो नेट एडिशन होता है, तो ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होता है, NH3। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर CO3-2, तो बिल्कुल सही बात है ये। अगर हम लोग बात करें तो टोटल 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एक बार क्या होगा, यहां पे डबल बॉन्ड O लगाया है हमने, दूसरी बार क्या होगा, यहां पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा, और तीसरी बार अगर बनाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, तो ये सही स्टेटमेंट है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, ओजोन का केवल 2 बनता है, तो ये गलत है। BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। बच्चों BF3 जो है वो एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो BF3 की बात करते हैं स्ट्रक्चर को, इसका ऐसा होता है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देखते हैं अगला सवाल, फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है, ये तीसरा सवाल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। CONH3 इज अ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और ये वाला हेट्रोलेप्टिक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि होमोलेप्टिक वो होता है जिसमें सारे लिगेंड्स एक जैसे हो, सेम हो, और हेट्रोलेप्टिक वो होता है जहां पे सेम नहीं है। वही है स्टेटमेंट 2 ना, यहाँ पे हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स
और यहां पे क्या है, मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। ये भी स्टेटमेंट सही, स्टेटमेंट 2 भी सही। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो इस तरह से बच्चों फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल आप सभी ने बहुत आसानी से हल किए होंगे और ये था उन सभी का सॉल्यूशन। और मैं ऐसा होप करता हूं कि आपका एग्जाम बड़ा अच्छा गया होगा और आपका रिजल्ट भी शानदार आएगा। थैंक यू।